हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखो हम सब के सब प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन में जो हमें सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है चीज़ों को रिटेन करके रखना। और चीज़ों को रिटेन करने के लिए ही ज़रूरी है क्या, रिवीजन करना। बट वही वाली बात है, या तो हम एक अलग दिन निकाल के रखें, डेडिकेटेड दिन निकालें जिस दिन हम लोग रिवीजन कर सकें, बट होता है कई बार फिर भी क्या होता है, मिस हो जाता है, नहीं हो पाता। तो इसी के लिए आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिवीजन सीरीज। यहाँ पे आप लोग एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चंस भी देखोगे, अच्छे क्वेश्चंस भी देखोगे और साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे। तो यहाँ पे आप लोग अपने टॉपिक को वापस से ब्रशअप कर सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा रहेगा थोड़ा सा एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसी इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास दो तरीके हैं सेशन को करने के। पहला, आप 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन नंबर डालो, सही लग रहा है टिक मारो, गलत लग रहा है क्रॉस करो, जिसने पढ़ के आ रखे। और बाकी तो खैर आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो चाय कॉफ़ी पीते हुए भी आंसर कर सकते हो, सुन सकते हो चुपचाप, है ना। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बताऊँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, मतलब 1-2 घंटे पहले जनरली रिकॉर्डेड होता है, उसके बाद ये अपलोडेड है। ठीक है, तो आप जो भी बोलना चाहते हो कमेंट्स में बोल दो, मैं कमेंट्स आपके बाद में देख लेता हूँ। ये जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उतना ही इम्पोर्टेंट इसके ऑप्शंस भी हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई पहला वर्ड की पहली डॉफ वैरायटी पूछ रहा है कि टाइचिंग नेटिव 1 जो वर्ड में सबसे पहले डॉफ वैरायटी बनाई गई थी वो किस किस का क्रॉस था। तो अपन बात करेंगे किसकी, वर्ड की, और दूसरी हम बात करेंगे किसकी, इंडिया की। ठीक है, अब वर्ड का तो क्वेश्चन में पूछा है तो मैं आपको पहले इंडिया का बताऊंगा, वरना तो आंसर ही हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात क्या है कि जो वैरायटी जनरली होती थी वो थोड़ी सी लंबी लंबी वैरायटी होती थी, मतलब टॉल वैरायटी होती थी। अब टॉल से क्या होगा कि भाई लॉजिंग होगी, वैरायटी गिर जाएगी। ठीक है, अब इससे तुम्हारा यील्ड का लॉस हो जाएगा। तो उसी के लिए बनाई गई डॉफ वैरायटी की भाई हाइट छोटी होगी तो हमारी क्रॉप क्या है, गिरेगी नहीं, लॉजिंग उसकी नहीं होगी। तो इसी के लिए वर्ल्ड में सबसे पहले बनाई गई टाइचिंग नेटिव 1 वैरायटी। इंडिया की बात करते हैं हम पहले। देखो ये जो लिखा है ना TN1 इंटू टाइप 141, है ना, सब क्रॉस याद रखना है। इसको अपन बोलते हैं क्या, जया। ठीक है, इस वैरायटी का नाम क्या है, जया। मार्कर का साइज मैंने बहुत बड़ा रखा है ताकि एकदम क्लियर क्लियर दिखे। जया की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट सेमी डॉफ, है ना, एकदम प्रॉपर डॉफ भी नहीं थी बट सेमी डॉफ वैरायटी थी। क्या थी, फर्स्ट सेमी डॉफ हाई यील्डिंग वैरायटी। ठीक है, हाई यील्डिंग भी थी साथ साथ, हाई यील्डिंग। ठीक है, तो इंडिया की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जया एक वैरायटी थी जो इंडिया की फर्स्ट सेमी ड्रॉप हाई यील्डिंग वैरायटी थी, इसलिए इसको मिरेकल राइस इन इंडिया भी कहा गया। उसके अलावा अगर आप जया का क्रॉस को थोड़ा सा रिवर्स कर दो, मतलब अगर आप टाइप 141 को इधर ले आओ और टाइचिंग नेटिव 1 या TN1 को आप राइट साइड में ले आओगे तो उसी क्रॉस को अपन कहते हैं पद्मा। तो ये दोनों जो वेराइटीज हैं ये इंडिया की वेराइटीज हो गई। ठीक, अब वर्ड की बात करते हैं। वर्ड में भी पहले हम लोग पेटा इंटू डीजी वूजन, यहाँ से AFO का एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये पेटा इंटू डीजी वूजन AFO में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पेटा इंटू डीजी वूजन आपका बनाएगा यहाँ पे IR8। क्या बनाएगा, IR8 यहाँ पे ये बना देगा। ठीक है, IR8 जो है ये थी पहली फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी। क्या बोला, फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी, हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी। ठीक है, वर्ड की बात हो रही है, ऊपर की दो वैरायटी जब हम बात करें तो पूरे वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो पेटा इंटू डीजी वूजन से IR8 बना, ये क्या है, पहली हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी थी। और आपको जो डीजी वूजन इंटू साई युआनचंग, ठीक है, साई युआनचंग जो वैरायटी यहाँ पे बनी यही है आपकी क्या, टाइचिंग नेटिव 1। और ये हमारी क्या है, फर्स्ट डॉफ वैरायटी, फर्स्ट डॉफ राइस वैरायटी। IR8 क्या है, फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटी। और आपकी जो TN1 है उसकी बस खास बात ये है कि वो डॉफ वैरायटी। ठीक है, तो याद रहेगा, वर्ड में सबसे पहली जो डॉफ वैरायटी बनी TN1, सेकंड आपकी IR8 हो गई। इंडिया के अंदर जया और पद्मा हमने दो वैरायटी देखी। एक चीज़ और सुन लो, टाइचिंग नेटिव 1 इंडिया में जो इंट्रोड्यूस करी गई राइस की वैरायटी, टाइचिंग नेटिव 1 फर्स्ट वैरायटी थी राइस की जो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी। उसके अलावा IR8 सेकंड वैरायटी थी जो इंडिया के अंदर राइस की इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ठीक है, क्लियर। ये किस किस के क्रॉसेज है, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। चलो, अगर आपने पहला आंसर किया तो बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने क्या ट्राई किया है कि नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड मैप के ऊपर कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन है उनको लगा दिया कि एक बार मैप में भी देखें, थोड़ा विजुअल होगा तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम तक याद रह जाए।
ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछे हैं भाई। राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया का मैप बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये इंडिया का मैप, ठीक है, अब इसके लिए मेरे को कोई वो नहीं करेगा, हमने तो उल्टा चाइना का एरिया भी क्या किया, अंदर ही ले लिया इंडिया में। तो देखो है क्या कि जो इंडिया है ना, म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है, म्यांमार या फिर बर्मा रीजन कहते हैं। तो इंडिया और म्यांमार या बर्मा का जो रीजन है ना, उसी को इंडो बर्मा रीजन, वहीं पे राइस की ओरिजिन मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा शुगर केन आपका चला जाएगा न्यू गिनिया, ग्राउंडनट आपका चला जाएगा ब्राज़ील, पोटैटो आपका चले जाएगा पेरू या फिर साउथ अमेरिका। पेरू साउथ अमेरिका, पेरू साउथ अमेरिका में पड़ जाता है ना भाई, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये जैसे मान लो एशिया का रीजन है ना, तो आप कई बार देखते होगे कि भाई साउथ एशिया बोल रहे हैं, साउथ एशिया में जैसे आपका इंडिया है तो आपका ये एशिया है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या है आपका नॉर्थ है तो ये साउथ होगा ना भाई, वेस्ट तो ये हो गया। ठीक, अब जैसे मैं वीट की बात करूं तो आप कह दोगे वीट में कि सर ये तो साउथ वेस्ट एशिया है, मतलब आपका जैसे वीट की बात करूं ये टर्की हो गया। ठीक है, तो साउथ वेस्ट एशिया के आसपास ही तो हो गया, वीट आपका टर्की में हो गया, साउथ वेस्ट एशिया भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलो सेंटर ऑफ ओरिजिन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चाइना से। ठीक है, चाइना में आपकी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप हैं। ठीक है, मेरे लिए याद करना आसान था क्योंकि हमारा जो हॉस्टल था पन्ना घर में, उसके जस्ट बाहर ही एक शॉप लगती थी, वहाँ पे हम लोग सिर्फ जाते थे किसके लिए, चाय के लिए और मोमोज के लिए। मोमोज में सोयाबीन नहीं तो होता और क्या होता है। ठीक है, अब तो बंद भी हो गया आई थिंक वो दुकान। ठीक, तो आपका जो चाइना है वहाँ पे आपका टी हो गया, सोयाबीन हो गया और साथ में मस्टर्ड भी हो गया, ये चाइना है इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। राइस मैंने अभी आपको बताया क्या कि इंडो बर्मा रीजन है। ठीक है, ये देख रहे हो इंडिया है, ये आपका बर्मा या म्यांमार का रीजन है, तो वहीं पे आपका क्या है, राइस आपका वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। उसके अलावा इंडिया में कई सारे उड़द है, मूंग है, कॉटन है, याद रखना। और भी कुछ क्रॉप्स आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि कई सारी क्रॉप्स हैं। ठीक है, इथोपिया में कैस्टर और बार्ले है। अफ्रीका का देखो, अफ्रीका फेमस किस चीज़ के लिए, अफ्रीका अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है ना भाई, वाइल्ड लाइफ के लिए तो फेमस है, टीवी में देखते हो कि नेट जियोग्राफी वगैरह पे। तो देखो भाई काउपी यहाँ पे आ गया। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या क्या आ गया, नाम से आप थोड़ा समझ सकते हो, काउपी आ गया, पिजन पी आ गया, बाजरा आ गया। ठीक है, और जानवर ही तो लड़ाई करते हैं, वॉर करते हैं, है ना, इंसान भी जानवर बन जाता है भाई। ठीक है, मतलब कैसे भी याद करो, आपको बस याद करना है ना, मेरा ऐसे कुछ खास ट्रिक नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा एनिमल के नाम बन रहे हैं तो अफ्रीका से हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका वाले हो गए आपके सारे के सारे। अफ्रीका के बाद अपन आते हैं कि इस पे वीट और ग्राम, जो कि आपका टर्की है या फिर आप कह दो क्या साउथ वेस्ट एशिया आप कह सकते हो यहाँ पे। चलो ब्राजील का क्या है, ग्राउंडनट है, और ब्राजील के जस्ट बगल में देखो क्या है, पेरू है। ये आपका जो नीचे वाला पार्ट है साउथ अमेरिका है, और जो ऊपर वाला पार्ट है डेट इज नॉर्थ अमेरिका। तो आपका ये जो पेरू है साउथ अमेरिका बोल दो, पेरू बोल दो। ठीक है, कि यहाँ की ओरिजिन क्या हुआ था, पोटैटो हुआ था। मैक्सिको भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैक्सिमो में क्या क्या ओरिजिनेट हुआ है, मेज हुआ है, आपका सनफ्लावर हुआ है और टोबैको हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो ओरिजिनेट हुई हैं ये मैक्सिको के अंदर हुई हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसके अलावा और भी कुछ क्रॉप्स है जो आपको इंक्लूड करनी है, वो भी आपको पढ़नी है। ब्रेसिकाज यू ट्राइंगल, एक साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम की स्पेलिंग तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है ना, नागारू। ठीक है, स्पेलिंग देखना, NAGHARU, शायद ये थी, वरना देख लेना जो भी स्पेलिंग थी। मतलब इन्होंने एक यूज ट्राइंगल दिया था, क्या बोलते हैं अपन इसको, यूज ट्राइंगल, है ना, स्टॉपी ऐसे यूज ट्राइंगल दिया था। तो वो ट्राइंगल आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है वो, ट्राइंगल आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे रट्टा थोड़ी मारते रहोगे ये किसका क्रॉस है वो किसका क्रॉस है। तो ट्राइंगल अपन क्या करेंगे, याद करेंगे, पर मार्कर का साइज बढ़ा के याद करेंगे। ट्राइंगल के लिए हम लोग बॉडी यूज कर लेते हैं ना, वहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। देखो ट्राइंगल कैसे याद करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ भी हम साइज बढ़ाते हैं पहले पेन का, NOC से याद करेंगे, NOC से याद करेंगे। ठीक है, इतना बहुत है, और बढ़ाओ बस, NOC। ठीक है, N इधर हो गया O और इधर हो गया C हो गया। ठीक है, N से आपका हो गया क्या, निगरा, N से हो गया निगरा, O से हो गया ओलिरेसिया, ओलिरेसिया। ठीक, और आपका क्या बचा, C से हो गया कंपेस्ट्रिस, कंपेस्ट्रिस, और आपका कंपेस्ट्रिस स्लैश रापा। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बना दिया हमने, लाइन खींच दो, ट्राइंगल बना दो। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया, उसके 3 कॉर्नर पे ये 3 नाम रख दिया आपने, NOC। ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे मैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर भी लिखूंगा, इनका आपको याद रखने हैं। इसका होगा 8, इसका होगा 9, और इसका लिख देंगे अपन कितना, 10। ठीक है, आसान ही है अभी तक, NOC 8 9 10। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, AA
निग्रा का हो जाएगा आपका डबल बी, और यहाँ पे आपका ओलेरेशिया का हो जाएगा डबल सी। ठीक है, ये आपका पहले 3 मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, है ना, राइटिंग पे मत जाओ, बस समझो, खुद बनाओ ये ट्राइंगल। अब जो निग्रा लिखा है उसके जस्ट सामने, उसके क्या कहा मैंने, सामने आप लिख दो नेपस। क्या लिख दिया मैंने, नेपस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, जो आपका कंपेस्ट्रिस है उसके जस्ट सामने आप लिख दो कैरिनेटा, कैरिनेटा। ठीक है, आसानी है, एन से एन हो गया, सी से सी हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, ओलेरेशिया बचा है ना। अब ओलेरेशिया का चलो थोड़ा सा अलग है, अलग क्या है, यहाँ पे आ गया आपका जनसिया। ठीक है, क्या आ गया, जनसिया आ गया। अब इसको समझो, हमारा जो मेन है ना यहाँ पे, वो ये ट्राइंगल के 3 है, निग्रा, ओलेरेशिया एंड कंपेस्ट्रिस है। अब जैसे मैंने कैरिनेटा लिखा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि निग्रा और ओलेरेशिया का मैंने आपस में क्रॉस कराया तब बनेगा कैरिनेटा। ओलेरेशिया और कंपेस्ट्रिस का मैंने आपस में क्रॉस कराया तब बनेगा नेपस। निग्रा और कंपेस्ट्रिस का मैंने आपस में क्रॉस कराया या रापा का क्रॉस कराया तो बनेगा जनसिया। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बट आपको क्रोमोजोम नंबर पे भी ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे भाई, इसका 8 है, इसका 9 है, तो जो आपका क्रॉस करा के बनेगा वो क्या हो जाएगा, 8 + 9 17। इसका 9 है, इसका 10 है, तो ये बन जाएगा 19, और ऐसी तरीके से ये बन जाएगा आपका 18, है ना, 10 और 8 18। इनका क्रॉस कराया तो इनके क्रोमोजोम भी हमने जोड़ दी। बट एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, 2 चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। पहला, ये एन लिखा है मैंने, ठीक है, हैप्लॉइड लिखा है। अगर 2n पूछ लेते हैं ना आपसे तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मतलब मैं इसको 16 लिख दूंगा, इसको मैं 18 कर दूंगा और इसको मैं 20 कर दूंगा। ठीक है, n लिखा है अगर 2n पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि n है कि 2n है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके जैसे निग्रा है, आपका ओलेरेशिया है, ये सब क्रॉस पोलिनेटेड है। कंपेस्ट्रिस है, ये सब क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है, क्योंकि इन्हीं का तो आप क्रॉस कराओगे तभी तो कैरिनेटा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि NOC आपके यहाँ पे क्या हो गए, क्रॉस पोलिनेटेड हो गए। ठीक है, आई होप ये ट्राइंगल समझ आ गए, इतना ही ये ट्राइंगल आपका NOC। तो हमने क्वेश्चन में पूछे इंडिया मस्टर्ड, इंडिया मस्टर्ड का नाम भी याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पे से ऑलरेडी। इंडियन मस्टर्ड का नाम क्या हो गया, जनसिया हो गया। इंडियन मस्टर्ड को अपन क्या बोलते हैं, जनसिया बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई किसका क्रॉस हो गया, ये निग्रा एंड कंपेस्ट्रिस या फिर रापा का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही लिखा होगा। ठीक है, इसको जल्दी से मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कहाँ लिखा है, निग्रा एंड रापा, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो मैं हल्का सा टाइम लगाऊंगा जहाँ पे भी थोड़ा सा होगा चीज़ समझने वाला, और आप क्या करो, उसको बस एक बार बना लो और फिर तो आपको याद ही रहेगा, फिर तो और क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ब्रेसिका जनसिया या फिर इंडियन मस्टर्ड की बात करें, है ना, तो उसकी जो पहली क्या क्या कह रहा है कि पहली वैरायटी जो बनाई गई उसका नाम क्या था। ठीक है, प्रोफेसर VL चोपड़ा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया और बना दी यहाँ पे पहली वैरायटी। देखो NRC HB जो 506 लिखा है, ये क्या है आपका, ये है आपकी मस्टर्ड की फर्स्ट वैरायटी, मस्टर्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, क्या है, मस्टर्ड की फर्स्ट हाइब्रिड है, इंपॉर्टेंट हो गया। DMH11 कुछ नहीं है, थोड़ी सी ईल्ड इसकी ज़्यादा आती है, एक वैरायटी जिसकी ईल्ड क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। 00 वैरायटी की अगर अपन बात करते तो इसमें यूरिसिक एसिड क्या होगा, कम होगा, यूरिसिक एसिड या फिर आप बोलो ग्लूकोसिनोलेट्स। क्या कहा, ग्लूकोसिनोलेट्स। तो ये भी याद रखना है आपको, ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होता है, ग्लूकोसिनोलेट एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो मस्टर्ड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूरिसिक एसिड अगर और ग्लूकोसिनोलेट अगर कम होगा तो उतनी ही अच्छी बात है। तो 00 वैरायटी में ये चीज़ें कम मिलती है। और पूछा जे किशन क्या थी, फर्स्ट वैरायटी थी किसकी, इंडियन मस्टर्ड या फिर ब्रेसिका जनसिया की, जो प्रोफेसर VL चोपड़ा ने बायोटेक्नोलॉजी या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाई थी। ठीक है, तो पूछा जे किशन बिल्कुल सही आंसर है। इन्फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के इन्फ्लोरेसेंस लिखे हैं, सोचो भाई क्या होगा, है ना, शुगर केन, राइस, सनफ्लावर एंड सोरगम। शुगर केन का तो भाई बहुत आसान है, और बहुत बार एग्जाम में फ्री के मार्क्स जब उन्हें देने का मन करता है तो वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है। शुगर केन की अगर हम बात करें तो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगा आपका एरो, यहाँ पे शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, राइस के इन्फ्लोरेसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछता है कि भाई पेनिकल होता है राइस का इन्फ्लोरेसेंस। सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस हो गया आपका कैपिट्यूलम, और आपका सोरगम का इन्फ्लोरेसेंस हो गया क्या, हेड हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का है, फर्स्ट का बी, सेकंड का है ना, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलो याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इन्फ्लोरेसेंस सारे याद रखने हैं। चलो भाई, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, अलग अलग मेज के यहाँ पे जो है नाम पूछा हुआ है आपसे। इनमें से कह रहे हैं कि भाई फ्लिंट कौन कौन सा होता है। देखो
इंडेंटेटा तो आसान है, ये पूरा टेबल आपको याद करना है, ठीक है ना। इंडेंटेटा मतलब डेंट कोन, क्या हो गया डेंट कोन, इतना बड़ा बड़ा डेंट कोन लिखा हुआ है, अब इसको भी गलत करके आ गए फिर तो क्या कहे ना। इंड्यूरेटा ही यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जिसका नाम होता है क्या, फ्लिंट कोन। इवर्टा इज, इवर्टा मतलब इवर्ट कर रहा है ना, मतलब जैसे वोल्केनो इरप्ट करता है तो इवर्टा भी क्या कर रहा है, इरप्ट कर रहा है। इरप्ट मतलब पॉपकॉर्न जैसे इरप्ट करता है, पॉपकॉर्न। और आपका आ गया क्या, सेकेरेटा। सेकेरेटा मतलब क्या हो गया आपका, सेकेरेटा मतलब स्वीट कॉर्न। सेकेरेटा देखो शुगर केन के नाम से आप थोड़ा सा रिलेट कर लो, स्वीट कॉर्न है ना, शुगर केन के नाम से थोड़ा सा जोड़ लो भाई, मीठा होता है ना, स्वीट होता है, स्वीट कॉर्न आपका सेकेरेटा इज स्वीट कॉर्न, ठीक है। अच्छा आप मुझे भाई बताओ कि वैक्जी कॉर्न का नाम क्या होगा, है ना, ये सब भी तो आपको याद रखने की भाई, वैक्जी कॉर्न कौन सा होता है आपका यहाँ पे। चलो आ गया, ठीक है, इसका आंसर आपका इंड्यूरेटा बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे आपका पी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन, देखो क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ करेक्ट पूछा है, कहाँ इनकरेक्ट पूछा है, कहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन गलत कर दिया तो फिर वही वाली बात है, फिर बड़ा पछतावा होता है ना। तो थोड़ा सा क्या करना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो विच स्टेटमेंट इज इनएक्यूरेट रिगार्डिंग पीच, है ना, इनएक्यूरेट मतलब कौन सा इनमें से गलत है। पहला कह रहा है कि भाई गार्डन पी या टेबल पी का नाम जो है वो है आपका पाइसम सेटाइवम वेराइटी होटेंस, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि फील्ड पी का नाम है आर्वेंस। और तीसरा कह रहा है कि गार्डन पी का जो सीड रेट है वो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर है। और चौथा कह रहा है कि भाई पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, ठीक है। पहला बिल्कुल सही लिखा है, दूसरा बिल्कुल सही लिखा है, तो इसका मतलब तीसरा ही गलत होगा। देखो सिंपल सी बात है, सीड रेट हमेशा आप एक तरीके से याद कर सकते हो कि सीड जितना छोटा सीड रेट भी उतना कम होता है, सीड अगर बड़ा है तो सीड रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, पी का सीड थोड़ा सा बड़ा ही होता है, ठीक है। ठीक, पी का सीड ऑब्वियस ही बात है, हर किसी ने पी देखा है, सीड बड़ा है तो इसका सीड रेट भी ज़्यादा है आपका, ठीक है। आपका 110 केजी के आसपास पी का सीड रेट चला जाता है, 110 केजी के आसपास, ठीक है। आपका लगभग 110 केजी पर हेक्टेयर के आसपास पी का सीड रेट होता है, ना कि 12 से 15 केजी। वीट का भी तो सीड थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका भी सीड रेट ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, शायद जितना बड़ा सीड रेट उतना ही ज़्यादा लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत था यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, हाँ ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है, और ए लिखा है ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। स्कॉटलैंड वालों ने सबसे पहले काम किया था कि उन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोग अपना एक अलग सीरियल बना के देखते हैं, बट स्कॉटलैंड ने ये बहुत पहले बना देता है आपका ट्रिटिकेल जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। बट जो स्कॉटलैंड ने बनाया था ना सबसे पहले ये क्रॉस करा के, वो आपका स्टेराइल था, स्कॉटलैंड वालों ने जो बनाया वो स्टेराइल था। फिर जर्मनी ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे, जर्मनी वालों ने भी बनाया, और जर्मनी वालों का ही क्या था, ये फर्टाइल था, और साथ में वहीं पे इसका नाम ट्रिटिकेल भी पड़ा। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, आपको स्कॉटलैंड जर्मनी नहीं, आपको पहली चीज़ याद रखनी है कि भाई फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा था, इट इज़ ट्रिटिकेल, ठीक है। दूसरा एक क्रॉस किस चीज़ का था, इट वाज क्रॉस ऑफ व्हीट एंड राइस। उसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ, जो आपका मेजोरिटी ऑफ ट्रिटिकेल होते हैं, जो ज़्यादातर ट्रिटिकेल की वेराइटी होती है, ठीक है, ये आपका एक तो देखो वीट से थोड़ा सा बेटर है किसमें, न्यूट्रेंट वगैरह जो है ना, न्यूट्रेंट हो गया, वाटर हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन, इसका यूज थोड़ा बेटर तरीके से करती है ट्रिटिकल क्रॉप। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द जो ट्रिटिकल है, मेजोरिटी जो ट्रिटिकल है वो ऑन्स ओन्ड होती है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ऑन्ड की आई थिंक गलत है, ठीक है, ऑन्ड वेराइटीज होती है, ऑन्स ऑन्स पता है ना, AWNS ऑन्स, ठीक है। तो ये आपकी जो मेजोरिटी है ऑन्स होती है, ऑनलेस नहीं, ऑन्ड वेराइटी ऑन्स होती हैं आपकी, जो भी मैक्सिमम ट्रिटिकेल है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है किसके बारे में, फर्स्ट मैन मेड सीरियल विच इज ट्रिटिकेल, तो वीट इनटू राइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे ए लिखा है बट ऑप्शन सही लिखा है, बस ये सी कर लो इसको, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, वीट की सारी स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वीट की सारी स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट। तो वीट की स्टेजेस के बारे में जल्दी से रिवाइज करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई सबसे पहली स्टेज अपन जर्मिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, आप चाहो तो CRI से स्टार्ट कर लो, आप चाहो तो कहीं से स्टार्ट कर लो। जर्मिनेशन क्या हुआ कि आपने वीट की सीड डाली है, अब सीड डाली तो सीड क्या करेगी, जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो आपके जो स्टार्टिंग के 4-5 दिन है वो आपका जर्मिनेशन में ही चला जाएगा, ठीक है, 4 to 5 डेज जर्मिनेशन। अब देखो जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, जो स्टेम होता है और जो रूट्स होती है उसके जो बीच का रीजन है, ठीक है, आपका स्टेम है और रूट, उसके बीच एक थोड़ा सा जो क्या है एक रीजन आएगा, उसको अपन बोलते हैं क्या, वहाँ से जो रूट आते हैं उनको बोलते हैं अपन क्राउन रूट्स, क्या बोलते हैं, क्राउन रूट्स बोलते हैं,
स्टेम और रूट के बीच का जो थोड़ा सा पोर्शन है वहाँ से स्टेम आती है, उनको हम बोलते हैं क्राउन रूट्स बोलते हैं। और जब वो रूट निकलना स्टार्ट होती है तो हम उसको बोलेंगे क्या, क्राउन रूट इनिशिएशन, कि भाई क्राउन रूट सब निकलने लग गई हैं। ठीक है, तो CRI स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये वीट की सबसे क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज है, क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज। दूसरी बात, ये स्टेज जो है ये भारद्वाज जी ने दी थी, किसने, भारद्वाज। ठीक है, तो ये आपकी CRI स्टेज के बारे में बात हुई। अब देखो आसान है यहाँ से ना, आपको बस आपको स्टेजेस के एक बार बस नाम याद कर लेने हैं, फिर आपको 20 जोड़ते हुए चलना है। आपके 21 डेज या फिर आप कह लो 20 से 25 दिन के बाद आती है ना, दिन मतलब डेज आफ्टर सोइंग के बाद। ठीक, CRI स्टेज के बाद आपकी स्टेज आती है टिल्डरिंग स्टेज। ठीक है, अब टिल्डरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, कब हो जाएगी, अब 20 दिन और जोड़ दो, 40 दिन के आसपास है ना, 40-45 दिन तक टिल्डरिंग चलती रहेगी आपकी। टिल्डरिंग के बाद आती है ज्वाइंटिंग स्टेज। क्या बोला, ज्वाइंटिंग स्टेज। 20 दिन और जोड़ दो, आपका 60 से 65 दिन के आसपास आपकी ज्वाइंटिंग स्टेज हो गई। ठीक है, एक स्टेज और मैं बीच में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप बूट लीफ स्टेज और आती है, क्या आती है, बूट लीफ स्टेज। ये आपकी जनरली 70 से 75 दिन में आती है। ठीक है, 70 से 75 दिन में बूट लीफ स्टेज भी आ जाती है। ठीक, वापस 60 में आप 20 जोड़ते हुए चलो, आपका कहाँ तक पहुँच गया अपन, जर्मिनेशन, CRI, टेलरिंग हो गया, ज्वाइंटिंग हो गया। ज्वाइंटिंग बाद आ जाओ आप सीधा फ्लावरिंग के ऊपर। अब फ्लावरिंग हो चुकी है, फ्लावरिंग आपकी 80 से 85 दिन के आसपास हो जाएगी। ठीक है, 80 to 85 डेज। ठीक, फ्लावरिंग के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है क्या, मिल्किंग स्टेज। अब आपके ग्रेन्स क्या होने लगे, ग्रेन्स के अंदर जो भी फ्लूइड था वो धीरे धीरे हल्का सा क्या होने लगा, मिल्क जैसा होने लगा, मतलब थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ने लगी, गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा। ठीक है, मिल्किंग स्टेज आपकी 100 डेज के आसपास आएगी। अब ये जो मिल्क है ये क्या होगा भाई, थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, डफ स्टेज। डफ मतलब जैसे आटा गूंथते हैं, आटा हार्ड होने लगता है, डफ स्टेज। तो ये आपकी 115 दिन के आसपास, 110 से 115 दिन के आसपास रहती है। आप चाहो तो 120 दिन भी कर सकते हो। ठीक है, पर जनरली हम मैच्योरिटी कह देते हैं। 120 दिन तक आते आते जो वीट है अपना पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है ना, 120 से 125 दिन क्या हो गई, मैच्योरिटी स्टेज हो गई। ठीक है, तो जर्मिनेशन, CRI, टिल्डरिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, डफ स्टेज, और लास्ट में आ गई क्या, मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है किसकी, आपकी वीट के अंदर। पूछा क्या है, टिल्डरिंग स्टेज। कहाँ गई है टिल्डरिंग, टिल्डरिंग ये रहा भाई 40 दिन के आसपास आ गए ना, 40 से 45 दिन आपका टिल्डरिंग यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हो गई आपकी यहाँ पे वीट की सारी स्टेजेस से एक बार में रिवाइज। अब बढ़ जाओ फिर आगे। ठीक है, आओ भाई। अच्छा, अब कुछ लोग जो लगातार मेज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भाई हमें तो मेज खाना है, मेज ही खाते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको एक दिक्कत हो जाती है, जिस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं क्या, पेलाग्रा। क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। तो पेलाग्रा क्यों होता है, जो लोग कंसिस्टेंट अपनी डाइट में क्या कर रहे हैं, मेज को इंक्लूड कर रहे हैं, उसी के ऊपर मेन डिपेंड हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेज के अंदर जो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये दो अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, ये दोनों अमीनो एसिड्स कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन और लाइसिन मेज के अंदर क्या है, कम होता है। तो जो लोग ज़्यादा इस पर फिट करते हैं, इस वजह से उनको एक डिसीज होती है जिसका नाम है पेलाग्रा डिसीज। ठीक ठीक है ना, अब तो नई नई वैरायटी आने लगी है, उनमें इनको भी इन्होंने क्या कर दिया, भर दिया है, मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं। अब देखो भाई, वीट्स की बात हो रही है, किसकी, वीट्स की बात हो रही है ना। ठीक है, वीट बोल रहा हूँ और वीड बोल रहा हूँ, वीट जो भी है। अब भाई यहाँ पे पूछा है कि भाई दो वीड है, एक होता है वाइल्ड और दूसरा होता है क्या, कैनरी ग्रास। तो इनके साइंटिफिक नेम क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। ये बहुत ही मतलब क्या है, आपकी बहुत कॉमन वीड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीड्स है, जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो भाई देखो, आपका चलो मैं पहले कुछ बता दूं। देखो आपका जैसे फ्लेरिस माइनर है ना, फ्लेरिस माइनर और वीट की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, इसका आंसर, फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है आपका, एवेना ल्यूडोविशियाना एंड फ्लेरिस माइनर। कैनरी ग्रास को अपन फ्लेरिस माइनर भी कहते हैं। ठीक है, देखो वीट और फ्लेरिस माइनर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। ठीक है, एकदम बहुत हद तक एक जैसे दिखते हैं ये। ठीक है, इसलिए तो क्या बोलते हैं फ्लेरिस माइनर को, गेहूं का मामा भी कह देते हैं इसको। अब देखो भाई, फ्लेरिस माइनर जो है थोड़ा सा येलो कलर का हमें दिखता है, मतलब येलो मतलब हल्की सी लीफ है। वीट की लीफ थोड़ी सी डार्क ग्रीन होगी, इसकी थोड़ी सी कम ग्रीन होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, इसका जो लिग्यूल है, लिग्यूल क्या हुआ, जो लीफ शीथ है और जहाँ से लीफ ब्लेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहीं पे एक पेपरी सा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं लिग्यूल। तो आपका फ्लेरिस माइनर के केस में लिग्यूल जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तीसरा, आपका जो सीड प्रोडक्शन है वो फ्लेरिस माइनर का बहुत ज़्यादा है, 10,000 से 30,000 तक आपकी जो सीड्स है फ्लेरिस माइनर का प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। उसके अलावा आपकी चौथी बात मैं करूँ तो भाई
टेस्ट वेट, सीड का अगर आप टेस्ट वेट लोगे तो फ्लेरिश मैनर का सिर्फ 2 ग्राम आएगा, वीट का आपका 40 ग्राम के आसपास का टेस्ट वेट आता है। ठीक है, टेस्ट वेट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए भाई, क्या होता है टेस्ट वेट, पता होगा टेस्ट वेट। ठीक है, चलो आप लोग फिर मुझे, अब इतना अगर पहुंच गए हो यहाँ तक तो आप लोग मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताओ कि टेस्ट वेट और एक और चीज़ इसके साथ, सीड इंडेक्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, टेस्ट वेट एंड सीड इंडेक्स, ये क्या होता है, जिसको पता है कमेंट करो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टेस्ट वेट में और सीड इंडेक्स में। अब देखो सोरगम की यहाँ पे बात चल रही है, सोरगम का मान लो ये प्लांट है, अब देखो इसकी जो रूट्स हैं, क्या बोला, इसकी जो रूट्स है यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है ध्यूरिन। क्या होता है इसका नाम, ध्यूरिन होता है। ठीक है, ये कंपाउंड बनता है रूट्स में, बट ये जाके स्टोर होने लगता है कहाँ पे, लीफ में, ये लीफ में जाके स्टोर होने लगता है, और लीफ में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रूसिक एसिड में। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, प्रूसिक एसिड या फिर HCN में। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है जो कि टॉक्सिक होता है स्पेशली लाइव स्टॉक के लिए। तो अगर हमें सोरगम को एज अ फॉडर यूज करना है तो उसको जनरली फ्लावरिंग के बाद हमें यूज करना चाहिए, वरना क्या दिक्कत होगी कि वो टॉक्सिक होगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी सही है, और आंसर पहले दिख गया क्या इसमें। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइब्रिड के रिगार्डिंग पूछता है, डबल स्टार मार्क करो। ठीक है, आपका क्या है, हाइब्रिड के रिगार्डिंग पूछता है, वैसे आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है ना, हाइब्रिड आपको सबके पता होने चाहिए। सोरगम का पहला हाइब्रिड CHH1 बिल्कुल सही है, पिजन पी का ICPH8 बिल्कुल सही है, फील्ड पी का HFP4, चाहो तो याद ऐसे भी कर लो भाई, आपका हाइब्रिड फील्ड P4 है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड का HB1 क्या ये सही है, मस्टर्ड का HB1 बिल्कुल गलत है। ठीक है, मस्टर्ड का हमने अभी देखा था ना ऊपर, NRCHB 506, ये आपका मस्टर्ड का फर्स्ट हाइब्रिड है। तो भाई HB1 किसका पहला हाइब्रिड है, इट इज फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा। ठीक है, और ये बनाया था PAU वालों ने, किसने, PAU ने बनाया था आपका HB1। ठीक है, HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 से याद कर लो आप चाहो। ठीक है, तो बाजरा का होता है HB1, मस्टर्ड का होता है NRCHB 506। ठीक है, तो ये आपका किसका हाइब्रिड है, इट इज हाइब्रिड ऑफ बाजरा HB1। चलो डी ऑप्शन हो गया ना, पूछा है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना भाई, करेक्टली पूछा है नॉन करेक्टली पूछा है। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, यहाँ से AFO में भी क्वेश्चन बना हुआ है और कई एग्जाम्स में भी बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो ब्यूशनिंग तो आसान सी टर्मिनोलॉजी है, राइस वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। क्या करते हैं, जब आपकी क्रॉप थोड़ी सी यंग होती है, कुछ दिन की क्रॉप हो चुकी होती है, ठीक है, कुछ दिन की मतलब आपकी लगभग 1 महीने के आसपास क्रॉप हो चुकी होती है, तो क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी वापस से प्लोइंग कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वापस से एक बार थोड़ी सी प्लोइंग कर देते हैं, क्यों, ताकि वीड्स का कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें क्रॉस प्लोइंग द यंग क्रॉप, ठीक है, 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स, जनरली वीड्स के कंट्रोल के लिए इस चीज़ को किया जाता है, डैट इज ब्यूशनिंग। ठीक है, राइस में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एमर वीट का नाम बता दो, ट्रिटिकम एस्टिवम को अपन कहते हैं क्या, ब्रेड वीट, ब्रेड वीट। ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रोमोसोम नंबर भाई याद रखना 42 है, और आपका जो ट्रिटिकम एस्टिवम या वीट होता है वो होता है आपका हेक्साप्लॉइड। ठीक है, हेक्साप्लॉइड होता है आपका। ट्रिटिकम ड्यूरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछता है कि भाई मैक्रोनी वीट कौन सा होता है ना, वे मैक्रोनी बनाते हैं इससे। ठीक है, मैक्रोनी बनाते हैं इससे, और भी वो चीज़ बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सेवई वगैरह बोलते हैं, वो सब इसी से बनाते हैं, आपका ट्रिटिकम ड्यूरम से बनाते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम को ही कहते हैं क्या, एमर वीट। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम को अपन कहते हैं क्या, एमर वीट ही कहा जाता है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। अब क्या पूछा, अब पूछा है थोड़ा सा कॉटन के बारे में, तो जल्दी से रिवीजन मारते हैं ना भाई कॉटन का। कॉटन देखो 2 टाइप के कॉटन है, एक है ओल्ड वर्ड। अब ये थोड़ी सी इनकी गलत बात है कि इन्होंने एशिया वालों को ओल्ड वर्ड कह दिया और अमेरिका को न्यू वर्ड कह दिया, है ना, ओल्ड वर्ड और एक होता है आपका न्यू वर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गोसिपियम लिख रहा हूँ। ठीक है, जी मतलब क्या हो गया, गोसिपियम हो गया। तो आपका गोसिपियम अगर मैं बात करूँ, हर्बेरियम, देखो स्पेलिंग वगैरह देखते रहना यार। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। हर्ब से आप याद कर लो इंडिया। ठीक है, हर्ब से आप याद कर लो क्या, इंडिया आप याद कर लो। दूसरा होता है आपका आर्बोरियम, आर्बोरियम। अब आप यहाँ पे कैसे भी याद करो मुझे नहीं पता, बस याद कर लो। ये हो गया आपका क्या, एशिया। ये दोनों आपके ओल्ड वर्ल्ड कॉटन्स में आ जाते हैं। ठीक है, एशिया वाले, इंडिया भी तो एशिया के अंदर ही है, इंडिया आ गया और एशिया आ गया। न्यू वर्ड की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है, इट इज हिरसुटम।
हिरस्यूटम है ना, स्पेलिंग देखते रहो आप। हिरस्यूटम अमेरिका, हिरस्यूटम कहाँ हो गया, अमेरिका हो गया। दूसरा आपका आता है बारबेडेंस, क्या आता है आपका, बारबेडेंस, ठीक है। बारबेडेंस आप बोल सकते हो इसको, आप चाहो इसको इजिप्शियन कॉटन भी कहा जाता है, इजिप्शियन, इजिप्शियन। उसके अलावा इसको सी आइलैंड कॉटन भी अपन कह देते हैं, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही नाम है, सी आइलैंड कॉटन भी इसको कहा जाता है। सी कॉटन लिख दे, सी को आइलैंड कर दो, ठीक है। बारबेडेंस इजिप्शियन कॉटन, सी आइलैंड कॉटन इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका अमेरिका, ये भी क्या लिख दो, अमेरिका लिख दो यहाँ पे। अब देखो भाई पूछा क्या है, कह रहे कि भाई पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन अमेरिकन एंड इजिप्शियन कॉटन, मतलब कि आपके जो हिरस्यूटम इनटू बारबेडेंस, इनका जो सबसे पहला क्रॉस करा के वैरायटी बनाई गई भाई, उसका नाम बताओ। तो जब इनका सबसे पहले क्रॉस कराया गया तो जो वैरायटी बनी उसका नाम है वरलक्ष्मी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वरलक्ष्मी इसलिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब पूछ रहे कि जो जूट होता है यहाँ पे, जूट इज क्या, जूट तो वही फाइबर है ना, जूट क्या है, जूट फाइबर है। तो जूट को प्लांट में ऑब्टेंड कहाँ से करते हैं, क्या जाइलम से करते हैं, क्या फ्लोएम से करते हैं, क्या कॉर्टेक्स से करते हैं, या फिर एपिडर्मिस से करते हैं। तो देखो भाई, जाइलम का काम होता है क्या, वाटर को प्लांट में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है क्या, फूड को ऊपर पहुंचाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जूट से हम लोग उसका फूड छीन लेते हैं, मतलब फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। फ्लोएम से जनरली जो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कॉटन के केस में थोड़ा सा एपिडर्मिस याद आ रहा होगा, ठीक है। जूट की बात हो रही है, तो जो इसका हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं वो हम ऑब्टेन करते हैं किससे, फ्लोएम से। देखो भाई यहाँ पे क्या पूछा है, फैमिली पूछा है ना, मैंने कुछ यहाँ पे जरूर फैमिली लिख दी है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा अलग सा है, जो मतलब अलग सी दिखती है फैमिलीज है ना, तो ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, ठीक है। पर और भी कुछ ऐसी फैमिलीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिसिनस कम्युनिस, देखो बस एक चीज़ है कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे दिया, अब नॉर्मल नेम दे दो तो बहुत ही आसान हो जाता है, वैसे अभी भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रिसिनस कम्युनिस क्या होता है, कैस्टर होता है, क्या होता है, कैस्टर होता है। तो आपका कैस्टर की फैमिली, कैस्टर की फैमिली कहाँ गई आपकी, कैस्टर की फैमिली आपकी ये रही, हाँ, यूफोर्बिएसी हो गई, अपनी कैस्टर की फैमिली हो गई। कॉर्करस की फैमिली बताओ मुझे, कॉर्करस की फैमिली क्या चली जाएगी, ठीक है, कॉर्करस की फैमिली चली जाएगी आपकी मालवेसी चली जाएगी। बीटा वल्गेरिस की फैमिली होगी और आइपोमिया बेटाटा की होगी। बीटा वल्गेरिस आपका चिनोपोडियसी हो गया, आइपोमिया बेटाटा आपका कॉन्वोल्वुलेसी हो गया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कैस्टर की हो गया आपकी क्या, यूफोर्बिएसी। कॉर्कोरस, ठीक है, कॉर्कोरस की फैमिली क्या हो गई आपकी, मालवेसी हो गई। बीटा वल्गेरिस हो गया आपका चिनोपोडियसी, और आइपोमिया बटाटा, ठीक है, स्वीट पोटैटो की फैमिली हो गई क्या, कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। अब चलो कौन बताएगा मुझे, इन सब के नाम लिख दो, ठीक है, कि ये आपका चलो कैस्टर जैसे मैंने बोला, तो इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, और आइपोमिया बटाटा तो मैंने बोल दिया स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो आप इन दोनों का बताओ मुझे, कॉर्कोरस का और बीटा वल्गेरिस का, बहुत ही आसान सी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो ये फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप की आपको सारी फैमिलीज याद करनी है यहाँ पे। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को देखते ही एकदम 1000 मीटर स्क्वायर टिक मारा, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जनरल रूल क्या है, जब भी अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे, नर्सरी के एरिया की बात करेंगे, तो क्या होता है, जो भी हमारा मेन फील्ड है जहाँ पे अपन को ट्रांसप्लांट करना है, और तेरी आंसर ही दिख गया, ठीक है, क्या करना है, ये मेन फील्ड है, यहाँ पे हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है, ठीक है। तो नर्सरी थोड़ा कम एरिया में लगाएंगे, और जनरली क्या रूल है कि 1/10 एरिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं, 1/10 एरिया, ठीक। तो अगर 1 हेक्टेयर का एरिया है तो आप यहाँ पे 0.1 हेक्टेयर यूज कर लो, 0.1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है, तो 0.1 हेक्टेयर क्या हो जाता है, 1,000 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर की जब बात हो रही, बट यहाँ बोला है क्या, 10 हेक्टेयर, तो 10 हेक्टेयर का 1/10 करो, 10 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा आपका 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर के अंदर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना कि 1/10 आपका क्या है, नर्सरी का एरिया, याद क्या रखना, याद ही होगा, नहीं है तो भाई कर लो याद। चलो एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक यही है, हाँ, ठीक है, चलो, है ना, आंसर भी दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो राइस में जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वीट है, इट इज काइनोक्लेवा क्रसकली एंड कोलोना, ठीक है। ये आपकी राइस की सबसे इंपॉर्टेंट वीट होती है, काइनोक्लोवा, काइनोक्लोवा ही नाम यहाँ पे आप याद रख लो, ठीक है। तो आपका मेजर वीट इन राइस क्या हो गई, काइनोक्लोवा क्रसकली एंड काइनोक्लोवा कोलोना, ठीक है। तो आज के ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, बस अब यहाँ पे लाइक टिक मारो, शेयर करो इस वीडियो को, और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, कई सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट इतना बड़ा थम्सअप लगाया तो थम्सअप भी यहाँ पे दे दिया करो। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। रिवीजन करते रहो और पढ़ के आओ और यहाँ पे सेशंस लगाओ।